आपका बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज हम करने वाले हैं इसमें यहाँ पर राजस्व प्राप्ति के स्रोत। क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 10 है ये, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सरकारी बजट और इकोनॉमी के बारे में। तो यहाँ पर हमने यहाँ तक 10.6 तक कर लिया था, राजस्व प्राप्ति क्या होती है इसको समझ लिया था। अब हम समझेंगे यहाँ पर राजस्व प्राप्ति के क्या क्या स्रोत होते हैं, राजस्व प्राप्ति के क्या क्या स्रोत होते हैं, राजस्व प्राप्ति हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। एक सरकार जो है फ्री में पैसा उसको कहाँ कहाँ से मिल जाता है। तो एक पैसा है राजस्व कर के माध्यम से मिलेगा और गैर कर राजस्वों से मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर आपको मैंने चित्र के माध्यम से बताया था कि यहाँ पर किस तरह से राजस्व प्राप्तियां होती हैं, कर के माध्यम से होती हैं और गैर राजस्व होती हैं। तो देखिए यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं क्या है गैर राजस्व प्राप्ति क्या होती है, राजस्व के माध्यम से यानी कर के माध्यम से कैसे होती है, यानी टैक्स के माध्यम से रेवेन्यू सरकार को किस प्रकार से होती है, इनकम कैसे होती है। ठीक है, तो कर के माध्यम से क्या होती है, यहाँ पर देखिए कर राजस्व से अभिप्राय सरकार द्वारा लगाए गए करों और दूसरे शुल्कों से प्राप्तियों के शुल्क कुल योग से है। यानी सरकार क्या करती है, कर राजस्व में सरकार क्या करेगी, सरकार द्वारा लगाए गए यहाँ पर करों से होती है। सरकार क्या करती है, कर लगा देती है, टैक्स लगा देती है, उसके बाद थ्रू टैक्स लेती रहती है। ठीक है, उसके बाद या अन्य शुल्क लगाती है, उससे जो प्राप्ति होती है सरकार को, उससे जो सरकार को प्राप्ति होती है, कुल प्राप्ति जितनी भी उसे पैसा मिलता है उसे हम कहते हैं राजस्व कर। ठीक है, राजस्व कर कहते हैं। उसके बाद देखिए राजस्व कर का वर्गीकरण कैसे होता है। राजस्व कर होता है वो दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष कर का होता है और एक अप्रत्यक्ष कर होता है। यानी राजस्व कर भी होता है ना जो दो प्रकार से होता है, एक होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। यानी सरकार क्या है दो तरीके से पैसा ले सकती है, अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से या प्रत्यक्ष कर के माध्यम से, क्योंकि इसके जो है भाग दो होते हैं। और प्रत्यक्ष कर क्या होता है, प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो कि सीधा सरकार को भुगतान किया जाता है, यानी सीधा सरकार को दिया जाता है। यानी एक व्यक्ति अगर प्रत्यक्ष कर के रूप में कर टैक्स यानी पे करेगा तो वो सीधा जो है सरकार के पास जाएगा। लेकिन अप्रत्यक्ष कर में क्या होगा, एक व्यक्ति जो टैक्स देगा तो वो सीधा जो है सरकार के पास नहीं जाएगा, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा, फिर दूसरे से तीसरे, उसके बाद जो है इस तरह से स्थानांतरित होते होते वो सरकार के पास पहुंचता है, तो उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर की तुलना कर लेते हैं हम। यहाँ पर वही चीज देख लेते हैं, प्रत्यक्ष कर क्या है और अप्रत्यक्ष कर क्या है, जो कि मैंने आपको अभी बताया इंट्रोडक्शन में। तो प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों और कंपनियों पर लगाए जाते हैं। जो प्रत्यक्ष कर होते हैं वो व्यक्तियों और कंपनियों पर लगाए जाते हैं। आपको पता है जैसे कि एक व्यक्ति है, एक सरकारी काम मतलब काम करता है, तो वो उसकी सैलरी में से ही, अगर गवर्नमेंट जॉब करता है तो उसकी सैलरी में से ही टैक्स सरकार काट लेती है, उसके बाद वो सीधा जो है सरकार के खाते में चला जाता है। लेकिन और यहाँ पर कंपनियों की बात करें तो कंपनियां भी क्या करती हैं, जब प्रॉफिट कमाती हैं ना कंपनियां, तो सरकार क्या करती है, यहाँ पर जो है सरकार के खाते में जो है उसका प्रॉफिट में से हिस्सा भी वो सरकार के खाते में टैक्स के रूप में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें अप्रत्यक्ष की, अप्रत्यक्ष कर जो है वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना पड़ता है और उसमें जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बेचना पड़ता है, तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर लगा होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आता है हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, जो कि प्रत्यक्ष कर होता है। उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, मान लीजिए कि अगर एक व्यक्ति का कर है तो ऐसा नहीं कह सकता भाई, दूसरे को अपने दोस्त को नहीं कह सकता कि भाई कर भर दियो। यानी अगर मान लीजिए दो दोस्त हैं और एक व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब करता है, एक दोस्त गवर्नमेंट जॉब करता है, एक प्राइवेट जॉब करता है या फिर कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब करता है वो टैक्स भरेगा खुद। वो व्यक्ति जो गवर्नमेंट जॉब करता है वो कभी भी ये नहीं कहेगा अपने दोस्त को भाई मैं टैक्स नहीं भर रहा हूं, तो भर दियो मेरी बदली, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यानी टैक्स को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, जिस व्यक्ति का टैक्स है वही भरेगा। यहाँ पर जो है हस्तांतरित किया जा सकता है क्योंकि वस्तु और सेवाओं को बेचा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब खरीदेगा व्यक्ति, तो यहाँ पर जब भी खरीदेगा ना व्यक्ति, तो यहाँ पर टैक्स भी इंक्लूड होगा और इस तरह से जो है टैक्स जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे व्यक्ति, जितनी बार वस्तु सेवाओं को बेचा जाएगा टैक्स का स्थानांतरण भी उतनी बार होता चला जाएगा और लास्ट में वो सरकार के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं
प्रगतिशील प्रकृति की होती है। प्रगतिशील प्रकृति के होते हैं यानी प्रगति करते रहते हैं। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, प्रगतिशील होता है, लेकिन यहाँ पर अनुपातिक जो है प्रकृति के होते हैं। ये क्या होते हैं, अनुपातिक प्रकृति के होते हैं और ये प्रगतिशील प्रकृति के होते हैं। यहाँ पर जो है सीमित पहुंच होती है, जो भी प्रत्यक्ष कर होते हैं वो सीमित पहुंच में होती है, लेकिन यहाँ पर विस्तृत पहुंच होती है। ठीक है, जैसे कि आप देखें यहाँ पर निगम कर हो गया, पूंजीगत लाभ कर हो गया, वस्तु एवं सेवाओं का कर हो गया और आय कर हो गया। ठीक है, ये जो है उदाहरण है प्रत्यक्ष कर के कुछ। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं हम गैर राजस्व प्राप्ति क्या होती है। तो हमने क्या राजस्व प्राप्ति को पढ़ लिया, क्या क्या होती है राजस्व प्राप्ति, हमने क्या देखा, देखिए राजस्व प्राप्ति हमने देखी। राजस्व प्राप्ति ये देखिए, राजस्व प्राप्ति दो प्रकार के होते हैं, राजस्व कर और गैर राजस्व कर। राजस्व कर में क्या होता है, राजस्व कर का मतलब होता है सरकार द्वारा लगाए गए करों से होता है, जो कि जितने भी शुल्क और कर लगाए जाते हैं उन सबका योग करेंगे तो राजस्व कर निकलेगा। राजस्व कर दो प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर की हमने तुलना की है, कौन कौन सा होता है तुलना में, देखिए ये कंपनी और व्यक्तियों पर लगाए जाते हैं प्रत्यक्ष कर, और ये वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं अप्रत्यक्ष कर। हस्तांतरित किया नहीं किया जा सकता, प्रत्यक्ष करों को हस्तांतरित किया जा सकता है अप्रत्यक्ष करों को, और प्रगतिशील के होते हैं प्रत्यक्ष कर, अनुपातिक प्रकृति के होते हैं यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, सीमित पहुंच होती है इनकी प्रत्यक्ष करों की, विस्तृत पहुंच होती है अप्रत्यक्ष करों की। ठीक है, चलिए अब देखते हैं राजस्व कर प्राप्ति, नॉन टैक्स रेवेन्यू। अगर कर के माध्यम से प्राप्ति नहीं हो रही सरकार को, और कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से सरकार को प्राप्ति होगी, तो गैर राजस्व प्राप्ति से सरकार को प्राप्ति होती है। वो कौन कौन से वो भी देख लेते हैं। तो चलिए, गैर कर राजस्व से अभिप्राय क्या होता है, सरकार की प्राप्ति से होता है, जो कि सरकार प्राप्त करती है, यानी प्राप्तियों को छोड़कर सभी दूसरे स्रोतों से। यानी क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है, गैर कर राजस्व से, यानी गैर कर राजस्व से अभिप्राय सरकार की प्राप्तियों को छोड़कर सभी दूसरे स्रोतों से, यानी राजस्व प्राप्तियों के स्रोत को छोड़कर। यहाँ पर मैंने शायद मिस प्रिंट कर दिया है, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया कि राजस्व प्राप्तियों को छोड़ करके, राजस्व की जो प्राप्तियां होती हैं उन सभी को छोड़ दिया जाए, और उसके अलावा किसी भी स्रोत से अगर प्राप्ति होती है सरकार को, यानी राजस्व प्राप्ति जहां से राजस्व प्राप्ति होती है ना, उन स्रोतों को अगर छोड़ दिया जाए, उसके अलावा जितने भी स्रोत बच जाते हैं, सरकार को कहीं से भी इनकम आए, कहीं से भी पैसा मिले, उसे कहेंगे हम गैर राजस्व प्राप्ति। अब वो कैसे कैसे मिल सकता है, ब्याज के माध्यम से मिल जाता है, यानी सरकार ने कर्ज दे रखा है, किसी को उधार दे रखा है, उस पर ब्याज आ रहा है तो उससे पैसा जो आ रहा है वो गैर कर राजस्व प्राप्ति है। अब लाभ और लाभांश के माध्यम से मिल जाता है, शुल्क के माध्यम से मिल जाता है। ठीक है, लाइसेंस बनवाया किसी ने, उसकी फीस लेनी है सरकार को, सरकार फीस लेगी तो यहाँ पर लाइसेंस फीस के माध्यम से मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति पकड़ा गया, जुर्माना दंड दिया किसी ने, तो वो भी सरकार के पास ही जाएगा तो सरकार को पैसा मिलेगा। अगर किसी ने किसी चीज को जब्त कर लिया सरकार ने, तो वो भी उसका पैसा भी सरकार को मिलेगा। ठीक है, उपहार भेजा सरकार को, अनुदान किसी अन्य देश ने उपहार भेजा है कोई भी, तो वो भी सरकार को ही मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर एस चीट भी एक होता है तरीका, जिसके माध्यम से जो है यहाँ पर सरकार को पैसा मिल जाता है। तो यहाँ पर कुछ तरीके थे जिसके द्वारा जो है सरकार को प्राप्ति होती है पैसों की। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़े, गैर राजस्व प्राप्तियां कर रहा है, यहाँ पर राजस्व प्राप्तियां, ये सारी चीजें पढ़ ली। तो चलिए हम अगली वीडियो हम पढ़ेंगे 10.7 पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने राजस्व प्राप्ति के बारे में जो है पढ़ा है विस्तार से, यहाँ पर सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। अभी अगर आपको राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, ये सारी चीजें जो है आपको अगर कंफ्यूज कर रही हैं, समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप चिंता ना करें। अब मैं यहाँ पर जो है आपके लिए चारों को एक साथ कंपेयर करूंगा, फिर मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझा सकता हूँ। ठीक है, पहले हम यहाँ पर एक एक करके अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे, ताकि हमारे लिए कंपैरिजन करना आसान हो जाए और जो है अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।